मेरे प्यारे साथियों, आपके लिए मैं लेकर के आ चुका हूँ सामान्य हिंदी का पेपर। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी 22 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू होने वाली है, तो मैं उसी को देखते हुए मैं सामान्य हिंदी का पेपर आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। तो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यह वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ कि सामान्य हिंदी के पेपर में क्या क्या आपको करना होता है और क्या क्या आता है। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं आप लोग, यह पेपर है 2023 का सामान्य हिंदी का पेपर है, जिसका पूर्णांक होता है 100 नंबर का। तो चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। जैसे कि यह लिखा है, नोट, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि आपको तो पता ही होगा कि 15 मिनट जो मिलते हैं, जो प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए मिलते हैं, यानी कि टोटल समय होता है आपका 3 घंटे 15 मिनट, जिसमें से 15 मिनट आपके हो जाते हैं प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए, और बाकी के बचे हुए 3 घंटे आपके प्रश्न को हल करने के लिए, यानी कि प्रश्न पत्र को हल करने के लिए होते हैं। तो दोस्तों, ये पेपर होता है 2 भागों में। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों में खंड का और खंड खा में विभाजित है। यानी कि इसके 2 खंड हैं, जो कि एक है खंड का, एक है खंड खा। तो चलिए अब महत्वपूर्ण बात को समझ लेते हैं यहाँ पर कि खंड का में आखिर क्या क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ लिखा है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि सभी प्रश्न आपको हल करने ही करने हैं। ठीक है। तो खंड का में आपको देखने को मिल जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पर आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं, जिसे कहते हैं हिंदी में बहुविकल्पी प्रश्न। तो यहाँ पर गद्य से आपको मिलते हैं 5, 1 2 3 4 5। तो जिनका दोस्तों और नंबर होता है, हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलता है आपको, यानी कि टोटल मिला के 5 नंबर यहाँ से आपको मिल जाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरे पेज पे आते हैं साथियों। तो आप हमको यहाँ भी शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिल जाते हैं, जो कि प्रश्न 2 के नाम से शुरू होता है। फिर प्रश्न 2 का, प्रश्न 2 का खा, गा, घा, अंगा। तो यहाँ भी आपको 5 बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिल जाते हैं, यानी कि ये होते हैं पद के साथियों, ये होते हैं पद के। जो हमने पहले देखे हैं वो होते हैं गद्य के। तो 5 गद्य से आते हैं और 5 पद्य से आते हैं, जिनका नंबर, हर एक क्वेश्चन का नंबर 1 नंबर आपको मिलता है, यानी 1 2 3 4 5, टोटली 5 इससे 5 उससे, यानी कि आपके बन गए 10 नंबर। ओके। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 को देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि आपको ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको गद्यांश दिया गया है। ठीक, गद्यांश दिया गया है। इसके नीचे आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं, जो कि 1 2 3 4 5। अब इन्हीं प्रश्न के उत्तर देना है, जो कि गद्यांश से आपको देना है। यानी कि पहले पूछ रहा है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। यानी कि आपको इस गद्य को पढ़ना है, यानी कि इस गद्यांश को पढ़ना है, और इसमें समझना है कि इसमें कौन सा लेखक था और ये किस पाठ से लिया गया है। तो यहाँ पर इस प्रश्न में वही लिखना है, यानी कि पाठ और लेखक का नाम। उसके बाद तीसरे के क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी कि जहाँ जहाँ पर ये रेखा खींची गई है, जिस जिस शब्दों पर, बस यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको व्याख्या करनी है। तो आप लोग पढ़े होंगे तो बिल्कुल कर देंगे, ठीक है, और पढ़ के ही जाना। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन को और बढ़ते हैं, जो कि हमारा ये है, समान अधिकार का भागी कौन है। यानी कि इसी गद्यांश में लिखा हुआ है, जो कि उसी से प्रश्न आपका बनाया गया है। तो यहाँ पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ पर ढूंढ के लिख देंगे, यानी कि समान अधिकार का भागी कौन है। ठीक है। तो
इसको पढ़ के यहाँ पर उत्तर आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, यानी कि अब बचता है लास्ट वाला, सॉरी चौथा, पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है। ये भी प्रश्न यहीं से बना है और यहीं भी उत्तर आपको मिल जाएगा, ढूंढ के आप लोग ढूंढ के इसको लिख सकते हैं। उसके बाद आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं। अनंत और जनपद शब्द का अर्थ लिखिए। अनंत और जनपद शब्द का अर्थ लिखिए, यानी कि इसमें जो गद्यांश में अनंत जिसके लिए बोला गया है उसका अर्थ क्या होता है, जनपद के लिए क्या होता है, तो मैं इसको बता देता हूँ। अनंत यानी कि जिसका कोई अंत ही ना हो, ठीक है, और जनपद यानी कि जिला होता है, ठीक है। तो ऐसे करके इसमें से ढूंढ के लिख लेंगे हम लोग। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि ये दोस्तों इसके बाद देता है यहाँ पर अथवा, ठीक है। अथवा दिया रखा होता है, यानी कि आपको ये गद्यांश नहीं आता है, इस गद्यांश को आप नहीं पढ़े हैं, यानी कि नहीं याद आ रहा है, तो आप इस गद्यांश के प्रश्न छोड़ करके एक अथवा करके दूसरा गद्यांश दिया होता है यहाँ पर, जो कि ये है। यदि यह नवीकरण सिर्फ कुछ पंडितों की व आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक सरकार का होना चाहिए यहाँ तक, ठीक। तो यहाँ भी आप बिल्कुल वैसे ही 1 2 3 4 5 प्रश्न दिए होते हैं, बिल्कुल वैसे ही उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। इस गद्यांश का जो जिस पाठ से लिया गया है और इसके कौन लेखक हैं उनका नाम यहाँ पर लिखना है, ठीक है। वैसे ही दूसरे क्वेश्चन पे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि सेम उसी तरीके से जो रेखा खींची हुई है इतने पैराग्राफ की आपको व्याख्या करनी है, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, भाषा का सीधा संबंध किससे है, यानी कि इसमें कुछ भाषा के बारे में कुछ बताया गया होगा, जैसे ये भाषाओं लिखा है, तो यहाँ पर आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना है। उसके बाद इसी से प्रश्न ये बनाएगा और आपको उत्तर देना है, ठीक है। और फिर पूछता है यूरोपीय देशों से शब्द प्रेषण के माध्यम कौन कौन से हैं, तो यहीं पर लिखा होगा, वहीं से प्रश्न बना है, तो यहाँ भी उत्तर भी आपको मिल जाएगा, तो यहीं से पढ़ना है। उसके बाद आपको समझ के देना है इसका उत्तर, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, कुठाराघात और प्रेषण का अर्थ स्पष्ट कीजिए, यानी कि इन दोनों का बिल्कुल सेम उसी तरीके से अर्थ बताना है, ठीक है। तो इसको आप लोग कमेंट में भी ज़रूर बताना दोस्तों, आता हो, और यहाँ पे पढ़ के ज़रूर बताना। यहाँ पर तो आपको यही वाला दिया होगा, लेकिन इसका अर्थ पूछ रहा है आपसे, तो यहाँ पर कमेंट में बताना हमको भी, और आप लोग वहाँ पूछे तो वहाँ भी लिखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। अब प्रश्न 4, यानी कि प्रश्न 3 का ये दोनों पैराग्राफ था, जिसमें 5-5 क्वेश्चन थे, अथवा करके दिया हुआ था, किसी एक को करना था, यानी किसी एक में से 5 क्वेश्चन को करने थे। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 4 आ गया। प्रश्न नंबर 4 में आपको 5 × 2 यानी कि बराबर 10 नंबर मिलने वाले हैं प्रश्न नंबर 4 में। तो इसको देख लेते हैं ये कहाँ से है। तो यहाँ पर लिखा है दोस्तों, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए, ठीक है। यानी कि ये आपका पद्य से लिया गया है, ठीक है, ये पद्य से है, जो कि ये है, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, यहाँ से धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। हाँ, यानी कि ये यहाँ तक है, ठीक है, 5 लाइन यहाँ तक, सॉरी 6 लाइन है, यहाँ तक है आपका पैराग्राफ, ठीक है। अब सेम उसी तरीके जैसे गद्य के 5 क्वेश्चन पूछ रहे थे, वैसे यहाँ भी 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यानी कि पहला है उपयुक्त गद्य, अब वहाँ पर गद्यांश पूछ रहा था, यहाँ पर पद्य से लिया गया तो पद्यांश का शीर्षक पूछेगा, यानी वहाँ पर पाठ होता है और यहाँ पर शीर्षक होता है। जैसे वहाँ पर लेखक होता है गद्य में, तो पद्य में कवि होता है, ठीक है। तो नंबर 1, उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, यानी कि ये पद्य किस शीर्षक से लिया गया है और इसके कवि कौन है उसका नाम लिखना है, ठीक है, पहचान के लिख देना है आपको। अब बात आती है दूसरे नंबर प्रश्न की, यानी रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सेम वही पोजीशन, यानी कि ये रेखांकित अंश हैं, जहाँ तक आपको रेखा दिखाई दे रही यहीं तक की आपको व्याख्या करनी है, ठीक है। उसके बाद अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि कई स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती है।
जब आप इस पद्य को पढ़ोगे, उसका व्याख्या करोगे, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर ऑटोमेटिक पता हो जाएगा। ठीक है, और अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कैकेयी के प्रायश्चित के बाद श्री राम उनसे क्या कहते हैं। यानी ये सब प्रश्न यहीं से बना रहा है, आपको यहीं से उत्तर देने हैं। ठीक है, इसकी जब व्याख्या कर लोगे और इसकी व्याख्या आपको आती होगी, याद किया होगा या इसका अर्थ जानते होंगे, तो बिल्कुल यहाँ उत्तर दे पाएंगे। तो वैसे ही 5 नंबर प्रश्न है, प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी। यानी कि यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है, प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी। तो आपको मेरे साथियों उत्तर देना है। आपने पढ़ा होगा ये पद्य, तो इसी पद्यांश से ही सब पूछ रहा है आपसे, तो आपने पढ़ा होगा तो अवश्य उत्तर दे लेंगे दोस्तों। तो चलिए अब बात आती है, अब एक ये पद्यांश हो गया चौथे का, एक ये पहला पद्यांश हो गया। अब अथवा ये लिखा हुआ है, अथवा देकर के एक और आपको देगा, जैसे कि गद्य में दिया हुआ था, तो पद्यांश एक और दिया हुआ है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा होगा, कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ आपको पढ़ना है पूरा, और इसके बाद इसको पहचानना है कि ये किस शीर्षक से लिया गया है और इसके कवि कौन है। तो यहाँ पर आपको प्रश्न भी पूछ लेगा, यानी कि वो प्रश्न पूछेगा, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। यानी कि तो आपको पहचान में आ जाएगा, तो ज़रूर लिख देना यहाँ पर। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सेम वही जैसे कि अथवा करके वाला दिया था, तो अथवा करके जब भी दिया हो तो दोनों में से एक ही करना है आपको। ठीक है, तो सेम वही प्रश्न ऐसे पूछेगा आपको, यहाँ से जो प्रश्न पूछे आपको बताते जाना है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है देखने को प्रश्न नंबर 5 का। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। यानी कि आप लोगों ने जीवन परिचय तो याद ही किया होगा। ठीक है, जीवन परिचय याद ही किया होगा, जो कि ये गद्य से पूछ रहा है। गद्य से तीन लोगों का नाम लिख के आएगा यहाँ पर, जैसे कि वासुदेव सरल अग्रवाल, फौजी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर राजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी कि तीनों में से आपको किसी एक का जीवन परिचय लिखना है। ठीक है, जो कि आपसे पूछेगा गद्य से। ठीक है, गद्य सेक्शन से पूछेगा। इसके नंबर आपको मिलेंगे 3 + 2 = 5, यानी कि 5 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, यानी कि 2 नंबर मिलेंगे आपको रचनाओं के, 3 नंबर मिलेंगे जीवन परिचय का। ओके, आपको इन तीनों में से जिसका भी जीवन परिचय आता हो तो अच्छे से लिख देना, तो आपको यहाँ पर 5 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद 5 का खा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, यानी कि 80 शब्द या 100 शब्द से नीचे ना हो, ऊपर चला जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जैसे आपको 3 नाम दिए हुए हैं, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर जी, सुमित्रा नंदन पंत जी। तो ये तीनों में से किसी एक का आपको जीवन परिचय अच्छे से याद ही होगा। तो जिसका अच्छे से याद हो और उनकी रचनाएं कृतियाँ आती हों, तो उसी को यहाँ पर उठा के और उसी की जीवन परिचय लिख देना है आपको। तो आपको मिल जाएंगे सेम वही से 3 + 2 = 5 नंबर। ठीक है, यानी 2 नंबर आपको कृतियों के और 3 नंबर जीवन परिचय का, बराबर करके 5 नंबर आ जाएंगे आपके। ठीक है, अब प्रश्न 6 की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न 6 दिया हुआ है, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। ठीक है, अब यहाँ पर बात आ जाती है, जो कि आपने पंचलाइट या बहादुर कहानी का सारांश तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, यानी कहानी पढ़ी होगी तो उसका सारांश आपको लिखना है 80 शब्दों में। ठीक है, शॉर्ट में। उसके बाद अथवा करके यहाँ पर दिया होगा, ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। यानी कि आपको अथवा करके भी दे दिया होगा कि इन दोनों को नहीं आता है, तो इन दोनों में से किसी का एक का आप सारांश या कहानी थोड़ी शॉर्ट में लिख सकते हैं, यानी कि 80 शब्द से नीचे न जाए, 80 शब्द से ऊपर चली जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है,
तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला प्रश्न है 7, जो कि है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, यानी कि ये है आपका मुक्ति यज्ञ खंड काव्य, मुक्ति यज्ञ खंड काव्य अथवा मतलब अथवा करके दिया हुआ है। पहला है मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। फिर अथवा करके, यानी कि ये नहीं आता है आपको तो मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के आधार पर द्वितीय विश्व युद्ध की कथा वस्तु लिखिए। इन दोनों में से किसी एक का करना है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे देखने को। ठीक है, अब फिर यहाँ पर दूसरा लिखा हुआ है सत्य की जीत खंड काव्य का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पर दोस्तों आप लोग कंफ्यूज होंगे कि क्या मुझे सभी करने हैं। नहीं, आपको सभी नहीं करने। आपको अपने जिस भी विद्यालय से हैं उस विद्यालय में पूछ लेना है कि मेरा कौन सा खंड काव्य है, तो वही खंड काव्य आपको याद करना है और वही खंड काव्य आपको यहाँ पर लिखना है। सभी विद्यालयों को अलग अलग होता है, तो अपने शिक्षकों से पूछ लेना कि मेरा मुक्ति यज्ञ है मेरा मुक्ति यज्ञ है या रश्मि रथी है या लोकव्रत है, तकपति है, श्रवण कुमार है, कुछ भी है तो अपने शिक्षकों से पूछ सकते हैं आप लोग। नहीं तो आप लोग कमेंट में हमसे पूछें तो मैं दूसरी वीडियो में आपको बता दूंगा सबका कौन किसका है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 का है दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पर 7 नंबर मिलने वाले हैं। ये संस्कृत का कुछ गद्यांश दिया हुआ है, इसे पढ़ना है और इसका संदर्भ सहित अनुवाद भी करना है, यानी कि इसके आगे संदर्भ सहित अनुवाद करना है इसका। और फिर अथवा करके आपको दिया है, अथवा करके आगे क्या प्रश्न दिया है उसको भी देख लेते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर एक दूसरा भी पैराग्राफ दिया गया है जो कि ये भी है गद्य से संस्कृत का। यदि आपको पहला ना आता हो तो ये दूसरा वाला इसका अर्थ लिख सकते हैं, यानी कि इसकी व्याख्या कर सकते हैं संदर्भ सहित। अब बढ़ते हैं खा की तरफ। तो खा में पूछा है दिए गए श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, यानी कि जैसे कि ये आपको दिया गया है यहाँ पर श्लोक, इसका पहले संदर्भ लिखना है, यानी कि संदर्भ किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको इसका अर्थ व्यक्त करना है, यानी कि ये संस्कृत में है तो इसको आपको हिंदी में व्याख्या करनी है। ठीक है, अब अथवा करके एक और श्लोक दिया है, यानी कि इसका नहीं आता है तो आप इसका लिख सकते हैं। तो इसमें एक लिखने पर यानी कि इसका खा का आपको नंबर मिलेगा पूरा 7। ठीक है, यानी कि संदर्भ का 2 नंबर, 5 नंबर आपको इसका मिलेगा। ठीक है, व्याख्या का। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी कि यहाँ पर पूछ रहा है, जैसे कि मुहावरे दिए हुए हैं 1 2 3, यानी कि ये मुहावरे दिए हुए हैं आपको, इनका एक अर्थ लिखना है, एक अर्थ लिखना है। जैसे कि अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि अपना काम बनाना। ठीक है, ईद का चांद होना, यानी कि बहुत दिनों बाद दिखना। काला अक्षर भैंस बराबर, मतलब कि अनपढ़ होना, अनपढ़ गंवार होना। ठीक है, तो इसको अपने किसी एक का, मतलब 3 दिए हुए हैं तो आपको एक का बनाना है, एक का हिंदी में बनाना है, यानी कि आपको मिलेंगे नंबर 2। यहाँ से नंबर आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए आगे प्रश्न लिखा हुआ है 10 नंबर। तो 10 नंबर का देख लेते हैं। का निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि आपका का आई है, रमेशा का संधि विच्छेद है। ठीक है, तो यहाँ रमेशा का है संधि विच्छेद, तो यहाँ रमेशा का आपको देखना है और लिखना है। ठीक है, तो रमेशा का जो भी संधि विच्छेद हो आपको उसी को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख देना है। ठीक है, यानी कि वही आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर आपको 1 नंबर देखने को मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि यहाँ पर लिखा है दूसरा कविंद्रा का सही संधि विच्छेद कीजिए। यानी कि सेम वही उसी तरीके, यानी कि कविंद्रा क्या प्लस क्या मिलकर के बनता है, तो राइट आंसर आपको लिखने पर 1 नंबर यहाँ भी मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये तीसरा नंबर
गायिका हमें सही संधि विच्छेद है, यानी कि गायिका में क्या संधि विच्छेद है उसको आप सही सही लिख देंगे तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद आता है प्रश्न खा। ठीक है, यानी कि इसी प्रश्न नंबर 10 का खा। ठीक है, खा आता है, ये इसमें दिया गया होता है आपको, दिए गए निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प चुनिए। यानी कि आपको दिए गए शुद्ध विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प चुनिए। तो नंबर 1 यहाँ पर आ जाता है, आत्मना शब्द में विभक्ति और वचन है। यानी आत्मना ये सब संस्कृत का है, जो कि आत्मना का क्या है, यानी कि कौन सा वचन है, कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है और कौन सी विभक्ति है, इसे पता लगाना है। ठीक है, तो यदि आप इसे पता लगा सकते हैं तो सही सही आंसर लिखने पर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि नंबर 2 की तरफ, जैसे लिखा यहाँ पर, नामनी शब्द में विभक्ति और वचन है। यानी कि यहाँ भी विभक्ति और वचन पूछ रहा है, इसका भी 1 नंबर आपको मिलेगा सही बताने पर। तो ये उत्तर पुस्तिका में इसका सही उत्तर लिखना है, तो आपको 1 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 11 की ओर देख लेते हैं। 11 का निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। यानी कि ये हैं आपके पर्यायवाची युग्म, यानी कि जैसे अनिल अनल, तो अनिल अनल का क्या होगा, यानी कि अनिल अनल का जो भी इसमें से हो, आग और हवा होगा या हवा और आग होगा, शून्य और आग होगा या हवा और पानी होगा। तो यहाँ से आपको ढूंढ के सही उत्तर, पुस्तिका में सही उत्तर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अब जैसे कि इसके नीचे दिया गया है आपको डबल आई का, अम्बुज अम्बुद, यानी कि इसका भी आपको, ये दोनों युग्म हैं, इनका सही अर्थ पहचान के लिखना है। ठीक है, यहाँ भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 11 के खा के ओर। ठीक है, तो खा नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। यानी कि जैसे गति है, इसके सही अर्थ 2 सही अर्थ, यानी पर्यायवाची। ठीक है, गति का जैसे हो गया आपका चाल हो गई। ठीक है, ऐसे करके आपको 2 लिखने हैं। ठीक है, यानी कि गति की जैसे चाल हो गई, दूसरा आपको और 1 लिखना है, तो आपको यहाँ पर 2 नंबर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यानी 3 लिखे हुए हैं यहाँ पर, 3 में से किसी एक का लिखना है। ठीक है, तो आपको 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। अब नंबर गा की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे लिखा है, पहला आशा से अधिक, आशा से अधिक। ठीक है, यहाँ पर भी सही शब्द का चयन करके लिखना है, तो यहाँ पर 1 नंबर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो का सही उत्तर लिखते हैं तो। अब यहाँ पर दूसरा हो जाएगा जानने की इच्छा रखने वाला, यानी कि यहाँ पर भी आपको ढूंढना है, जानने की इच्छा रखने वाला का 1 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि जानने की इच्छा है तो इसका और भी क्या कहा जा सकता है शॉर्ट में, यानी कि जैसे जिज्ञासु कहा जा सकता है। ठीक है, जानने की इच्छा रखने वाला, भाई जानकार तो जानता ही है, जिज्ञासु बोला जाएगा इसके लिए, क्योंकि वो जानने की इच्छा रखता है। ठीक है, किसी न किसी चीज़ की जिज्ञासा रखता है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर नंबर 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपके 11 प्रश्न हो चुके हैं पूरे, यानी कि 11 का घा बचा है, तो इसको भी देख लेते हैं। घा का निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यानी कि जैसे व्यक्ति और समाज का घोर संबंध। ठीक है, बेटी तो पराया धन होता है, 4 कानपुर के व्यक्ति बोले, दरिद्रता जैसी शत्रु दूसरी नहीं। ठीक है, ऐसे 4 आपको वाक्य दिए होंगे, इनको शुद्ध करके आपको लिखना है अपनी उत्तर पुस्तिका में, तो यहाँ पर आपको 2 नंबर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12। ठीक है, तो 12 में पूछा है, का में श्रृंगार रस अथवा वीर रस का लक्षण सहित एक उदाहरण लिखिए। ठीक है, आपको रस तो याद ही होगा। ठीक है, रस याद नहीं है तो जरूर याद कर लेना, ये अवश्य आएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आता ही है। तो यहाँ पर श्रृंगार रस वीर रस का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब
12 का खा, उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी अलंकार आपको याद करके जाना है, सभी अलंकार याद करके जाना है, कोई ना कोई पूछ लेगा, ठीक है, 2 पूछेगा, उसमें से आपको किसी एक का उदाहरण सहित परिभाषा देते हुए एक उदाहरण लिखना है, ठीक है। यानी उत्प्रेक्षा अलंकार अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा देते हुए एक उदाहरण लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं नंबर गा की, ठीक है। इसमें कुंडलिया छंद यानी छंद और दोहा पूछता है, ठीक है। यानी कुंडलिया छंद अथवा दोहा छंद, ठीक है, का लक्षण और एक उदाहरण लिखिए। यानी ये छंद है, इसमें से 2 को दिया होगा और 1 का पूछेगा। यानी कुंडलिया है, जैसे दोहा है तो इस अथवा करके दिया है ना, तो किसी एक का आपको बताना है, तो वहाँ भी आपको 2 नंबर दे देगा। अब प्रश्न नंबर 13 की ओर देख लेते हैं। जैसे कि लिखा है, किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को सहायक अध्यापक की भर्ती हेतु एक पत्र लिखिए, ठीक है। यहाँ पर आपको सहायक भर्ती हेतु, सहायक अध्यापक यानी कि कोई एक विद्यालय में पढ़ाना चाहता है, यानी शिक्षक के रूप में, सहायक शिक्षक के रूप में एक नौकरी लेना चाहता है, तो वो पत्र कैसे लिखेगा, ठीक है, किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को, तो वही लिखना है। तो वहाँ यहाँ पर भी 6 नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आपको ये बेस्ट से बेस्ट तरीके से इसको लिखना नहीं आता है तो कमेंट में बता देना, मैं लिख करके एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। यहाँ पर अथवा लिखा है, अथवा देकर के एक लिखा है, फिर आपको जैसे ये नहीं लिखना आता है तो ये लिख सकते हैं, किसी बैंक के प्रबंधक को अपने अध्ययन हेतु अल्प ब्याज में ऋण देने के लिए एक पत्र लिखिए, ठीक है। तो ये पत्र भी आपको, जैसे कि ये नहीं आता है तो ये पत्र भी लिख सकते हैं, इसके भी आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। और आपको इन दोनों में से कोई भी लिखना नहीं आता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपके लिए एक वीडियो और इसके लिए तैयार कर दूंगा, जो कि देख सकते हैं आप लोग। चलिए अब बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। यानी कि अब आपका निबंध आ गया, जो कि आप लोग काफ़ी दिनों से इसको याद कर रहे होंगे। अब इसमें से अब बात आती है, यहाँ पर निबंध दिए होते हैं आपको 5, यानी कि आज़ादी का अमृत महोत्सव, नई शिक्षा नीति 2020, गुणदोष, पर्यावरण संरक्षण आवश्यकता और महत्व, मेरा प्रिय लेखक, वर्तमान समाज में नारी की स्थिति। यानी 5 दिए होंगे, 5 में से किसी एक का आपको लिखना है जो कि आपको अच्छे ढंग से याद हो, ठीक है। उसकी भाषा शैली यानी कि अपनी होनी चाहिए, यानी कि ये जरूरी नहीं कि जैसा वहाँ पर याद किया वैसा ही आपको लिखना है, अपनी भाषा में किसी एक का आपको यहाँ पर लिखना होगा निबंध, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसके 9 नंबर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों, ये पूरा आपका पेपर मैंने बता दिया है, ठीक है। और भी कोई सवाल मुझसे पूछना है आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं अवश्य उत्तर दूंगा, मैं सबके कमेंट देखता हूँ, ठीक है। आगे भी किसी पेपर का जानकारी लेना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं अब इसके बाद कौन सा पेपर आपको दिखाऊं, ठीक है, और अच्छे ढंग से, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसीलिए थोड़ा सा आप लोगों को तकलीफ़ हुई होगी, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा, ठीक है।